अग्रवाल जी के पास। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, पिटारा से कौन सा स्टॉक निकालेंगे, कहाँ होगी कमाई? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, आपको भी नमस्कार। पैनल में जितने भी मित्रगण हैं सबको नमस्कार। इस वक्त अगर आप देखें तो जिस तरीके की ट्रैवल बूम चल रही है अभी, पिछले हफ्ते में कई जगह गया, एयरपोर्ट्स वगैरह पे कई बड़ी भीड़ पड़ी हुई है। तो सबको देखते हुए मुझे लगता है एयरपोर्ट प्लेयर के हिसाब से देखा जाए तो जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है इस वक्त। भारत में दिल्ली, हैदराबाद और गोवा, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर कहा जाए तो फिलीपींस, इंडोनेशिया और ग्रीस में कामकाज कर रहे हैं। और जिस तरह की एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रही है भारत में, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये है। और मिडिल क्लास में जिस तरीके की एयर ट्रैवल की बातें हो रही है, जिस तरह के नंबर्स वगैरह हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक 108 109 के टारगेट के साथ ये खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी दिक्कत इनके डेट को लेकर के है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह हैं उसे थोड़ा सा डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। और इस वक्त टारगेट हमारे 108 110 के आ रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनबीएफसी शेयरों की बात करते हैं, खासतौर से एलटीएफ जो 10% ऊपर है। क्यों आज मूव? और नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई अगर आप देखें शक शुबा नहीं है कि एनबीएफसी के, देखिए आप मुथूट मणप्पुरम को तो साइडलाइन कर सकते हैं एक समय के लिए क्योंकि गोल्ड का एक इम्पैक्ट था वहाँ पे, बट अगर आप साधारणतः एक एनबीएफसी को देखें तो सबसे बड़ा मूव देने वाला। राजेश अग्रवाल साहब, एल&टी फाइनेंस पे आपका टेक 302, आई मीन सब चला इस बार तो, बट एचएफसी थोड़ा सा बैकफुट पे थे, लेकिन लुक एट एल&टी फाइनेंस 302। इस प्राइस पे आपका आउटलुक अभी 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 इसको होल्ड रखें? आपने एक हाउस व्यू भी सुना है यहाँ पर, आपका टेक एल&टी फाइनेंस पे? वीरेंद्र जी, अगर एनबीएफसी की बात की जाए ना तो पूरे एनबीएफसी स्पेस की तो अगर आप देखोगे तो जब से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स पे वेटेज कम किया गया या प्रोजेक्ट फाइनेंस के नॉर्म्स चेंज किए गए, को लेंडिंग गाइडलाइंस आई आरबीआई की, पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे कदम आरबीआई ने उठाए जिससे एनबीएफसी को फायदा हुआ, जिसमें कई कंपनियां आगे बढ़ी। एल&टी फाइनेंस की खास इस वक्त बात की जाए तो नो डाउट जो कल हुआ डिजिटल स्पेस का वो बहुत बढ़िया था, नंबर्स ठीक ठाक आए। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि 320 325 तक ये स्टॉक जा सकता है, जो कि हमारा टारगेट है आगे 6 से 9 महीने में। लेकिन आज की बढ़त के बाद नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा कूल ऑफ हो तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये 320 330 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास है वो बने रहे, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ओके, एल&टी फाइनेंस जिनके पास है वो बने रहे, नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल काफी चला ये स्टॉक आज के सेशन में 10%। देखिए स्क्रीन पे ट्रेड्स कम है ना, हम जाते जाते वैसे ही ये हफ्ता अगर आप देखिए काफ़ी वीक रहा है, तो अननेसेसरी ट्रेड्स में इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं। लेट्स ब्रिंग एनएसडीएल, लेट्स ब्रिंग सीडीएसएल। सीडीएसएल में सॉफ्टनेस हार्ड लेवल से आई, कैंप्स में सॉफ्टनेस आई। मेरे ख्याल से एनएसडीएल, तो एक बार डायरेक्टर साहब रखेंगे एनएसडीएल, मेरे ख्याल से पोस्ट लिस्टिंग जो वर्टिकल राइज था उसमें 1420 1430 तक गया, अभी ये रिट्रेस होकर मेरे ख्याल से 1100 पे आके आसपास आ चुका है। अगर आपको कोई डिपॉजिटरी बाय करना हो इस वक्त, आई मीन अंडर द कैपिटल मार्केट थीम, आप क्या बाय करेंगे? देखिए, बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में डाला है आपने, क्योंकि दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, नो डाउट ऑन दैट, और दोनों लगभग सेम टाइप ऑफ बिजनेस में है, तो डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल है। हालांकि एनएसडीएल का पेमेंट बैंक का भी एक योगदान है, लेकिन आज की राजेश जी, डेट में एनएसडीएल जो है मोर ऑफ दैट आई थिंक इंस्टीट्यूशनल साइड पे है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, वही मैं आ रहा था वहां पे। तो आज की डेट में अगर मुझे खरीदारी करनी हो तो मैं सीडीएसएल के साथ ही जाना चाहूंगा। नंबर ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए, उनकी पहुंच को देखते हुए, नंबर ऑफ जो सिक्योरिटीज उनके पास है परसेंटेज टर्म्स में, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि सीडीएसएल पे खरीदारी करनी चाहिए 1800 के टारगेट के साथ। मैं वापस से रिडायरेक्ट कर दूं कि एनएसडीएल भी खराब नहीं है, दोनों में अगर एक को चुनना हो तो इसलिए मैंने सीडीएसएल चुना है। ओके, सीडीएसएल काफी दुविधा में डाल दिया था राजेश अग्रवाल जी को, लेकिन सीडीएसएल का पलड़ा थोड़ा भारी दिखा, इसलिए फिलहाल सीडीएसएल की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा है। ये तो बात होगी उन स्टॉक्स की जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जहां पर इस खराब मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो बाइंग होती हुई नजर आप, क्योंकि सिर्फ बीएससी नहीं, अब एक एक करके सब घूम गए। सीडीएसएल, एंजल वन, केफिन, सब में इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। एक बार सीडीएसएल पे तो व्यू ले चुके हैं, केफिन पे एक व्यू ले लेते हैं। केफिन पर राजेश अग्रवाल जी, आपका केफिन पर क्या व्यू होगा?
देखिए, जिस तरह ये करेक्शन झेली है स्टॉक ने, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये लगातार एसआईपी में बढ़त होती जा रही है, एमसी कंपनियों में इक्विटी पोर्टफोलियो में बढ़त होती जा रही है। तो इस वक्त ये जो अगर बेसिक इनके जो बेनिफिशियरी हैं वो या तो केफिन है या कैम्स है, इस तरह की कंपनी है जो सर्विस देती है उनको, इक्विटी पोर्टफोलियो जितना बढ़ता है उतना इनके लिए फायदेमंद है। तो मैं समझता हूँ कि न केवल उस वजह कर दूसरी जो नई लिस्टिंग्स वगैरह हो रही हैं उनको देखते हुए 1100 के आसपास केफिन में खरीदारी करनी चाहिए और मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया में मेरे हिसाब से कम 12 से 15% की बढ़त यहाँ हो सकती है। आपका हो गया केफ इंटेक। आइए एक दो स्टॉक्स को और डिस्कस करें। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक, आपका सिलेक्शन ऑर्डर क्या रहेगा कैपिटल गुड्स में? देखिए, मैं अनुज जी की बात के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि लार्सन पहली चॉइस रहेगी। 6 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, हर क्वार्टर्स में नए ऑर्डर जुड़ते जा रहे हैं और न केवल भारत में बल्कि अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में भी इनका बड़ा कारोबार फैला हुआ है। हाइड्रोजन में, एआई में, सारे में बढ़त बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए और किसी को अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है तो लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन ग्रोथ स्टोरी का। और जिस तरह के ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, मैं समझता हूँ इन लेवल्स पे भी, जो कि अगर रीसेंट लो से अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हो गई है, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त दे सकता है। तो अगर किसी को लमसम नहीं लेना हो तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एसआईपी के रूप में लेना चाहिए। दूसरे अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस देने से किनारा कर गए कमेंट्स वाले, उसके देखते हुए मुझे लगता है अगर यहाँ से और 5% की गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी की। 5% से मेरा मतलब है करीब करीब 4000 3900 के आसपास अगर आती है तो, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स चल रहा है, प्राइवेट केपेक्स बट ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्रूविंग है और मैं समझता हूँ कि अगर केपेक्स दोनों साइड से चालू हो जाता है तो इन तरीके की कंपनियों को अच्छी बढ़त मिलेगी। और तीसरी कंपनी अगर देखनी हो तो मैं समझता हूँ सीमेंस एनर्जी, जो हालिया की लिस्टिंग है, करीब 2-3 महीने पहले की लिस्टिंग है, वहां पर एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो हमारे रडार पे। ओके, ये कुछ स्टॉक्स रडार पर फिलहाल और ये व्यू हो गया। राजेश अग्रवाल जी, कौन सा स्टॉक आया सामने? मिड कैप की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप साइड में। तो उसी में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को चुनेंगे। अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बास्केट में जो छोटी बैंक है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बढ़िया बैंक है, 2300 के ऊपर ब्रांचेस है, 89.5 पर 8% गवर्नमेंट होल्डिंग है। रिटेल और एसएमई में, एमएसएमई में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई बैंक ने। बुक्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से शायद सबसे कम एनपीएज इनके हैं, एकदम क्लीन बुक कही जा सकती है। कासा रेशियो 55% के आसपास है और डिजिटल में अच्छा खासा पुश कर रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे में बॉटम लाइन 23% बढ़ी थी, बिजनेस 14% बढ़ा था और इस तिमाही में नहीं, पिछले 4-5 तिमाहियों से नतीजे बहुत शानदार आ रहे हैं। 70 रुपए के टारगेट, 9 से 12 महीने की अवधि, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चारों ट्रेड साहब, अभी ये चर्चा पूरी हो गई, अब थोड़ा मूड को हल्का करते हैं। वैसे ही जनाब हफ्ता सिर्फ 4 दिन का था, लेकिन ले दे के ऐसी पिटाई हुई कि पूछिए मत। अब थोड़ा जी हल्का करते हैं और चलते हैं राजेश जी के पास, राजेश अग्रवाल जी के पास। ओटीटी पर या फिर सिनेमा घरों में आपके पास इस हफ्ते क्या है? राजेश जी, पहले की जानकारी दीजिए, वो नैना मर्डर केस का वो फाइनल एपिसोड्स कब आएंगे और अब क्या है? मैं रोज देखता हूँ घर जाके उसे एक बार। वीरेंद्र जी, एक्चुअली कहूँ तो मैं कल भी कोई से चर्चा कर रहा था कि वीरेंद्र जी ने मेरे साथ धोखा किया। वो मेरे से पहले नैना मर्डर केस देख चुके थे और मुझे बताया नहीं कि इस तरीके से लटका के छोड़ दिया जाएगा। और रेदर मेरे को आपने व्हाट्सएप किया कि बहुत अच्छी सीरीज है। अच्छी सीरीज नो डाउट थी, बट बहुत ही बुरी तरीके से उसे छोड़ा गया, जो कि बहुत बुरी तरीके से एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कंप्लेंट हमेशा रहेगी। ये कंप्लेंट है। मैं उनके, हाँ, मैं खुद कहना चाहूँगा, मतलब मैं शायद 1:30 बजे रहे थे लगभग और मैं गहरी नींद में मैं खींच के किसी तरीके से अब मालूम चल जाएगा, अब मालूम चल जाएगा, अब मालूम चल जाएगा। 1:45 बजे भाई साहब बंद हो गई, टू बी कंटिन्यूड। गलत है ये, आप व्यूअर्स के साथ धोखा मत कीजिए। खैर जो भी है, नहीं, राजेश अग्रवाल जी को बहुत ही बुरी लगती है ये चीज। वेडनेसडे इसलिए उन्होंने नहीं देखी क्योंकि 4 एपिसोड्स बाद में आने वाले थे तो उन्होंने वेट किया फिर देखा।
क्या राजेश जी बताइए इस राजेश हफ्ते के? अग्रवाल जी, कौन कौन से थिएटर में और ओटीटीज में क्या क्या देखने लायक है इस बार? श्रेया, ऐसा है कि लास्ट 2-3 हफ्ते से कुछ भी नहीं था और इस हफ्ते बहुत कुछ है। तो लगता है मार्केट ने एक टर्न अराउंड लिया है ओटीटी के बाजार। पहले सिनेमा घरों की बात की जाए तो हक है इमरान हाशमी और यामी गौतम की, जो एक मशहूर साहबानो केस था उस पे बेस करके बनाया हुआ ये कोर्ट रूम ड्रामा है, जहाँ के ट्रिपल तलाक के बाद जो भी लड़ाई लड़ी वो है। और यामी गौतम आजकल इस तरीके के रोल्स में बहुत शानदार अभिनय कर रही है और उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छी मूवी होगी। और इसके अलावा एक दूसरी जस्सी वेड्स जस्सी है, जहाँ पे अगर आप देखो तो रणवीर शोरे और सिकंदर खैर की 90s की स्टोरी है, जहाँ मोबाइल फोन्स व्हाट्सएप चैट वगैरह नहीं हुए थे और उस टाइम में रोमांस किस तरीके से कैसेट्स पर और इस चीजों पर लैंडलाइन फोन्स के हवाले होता था, उस पे है। बहुत अच्छी कॉमेडी हो सकती है। इन दो के अलावा अगर ओटीटी की बात की जाए तो ओटीटी पे बहुत कुछ है देखने के लिए। पहला तो बारामूला है, जहाँ मानव कौल एक कॉप है जो कश्मीर में बेस की हुई ये स्टोरी है, जहाँ पर लगातार कुछ बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और वो उसके खोज खबर लगाते हैं, तो बाद में वो कुछ हॉरर का टच भी आ जाता है, पॉलिटिकल टच भी आ जाता है। ये अच्छी हो सकती है। और लेकिन सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था वो महारानी सीजन 4। हुमा कुरैशी, अमित सयाल की जो पॉलिटिकल ड्रामा 3 सीजन हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, वो रानी भारती वापस से आ रही है बिहार की दूसरी टर्म की सीएम बन करके। और जिस तरीके के 3 सीजन थे, मुझे लगता है ये भी बहुत शानदार होगी और ये पहली पायदान पे रहेगी अगर किसी की वॉच लिस्ट पे हो तो। इसके अलावा थोड़ा दूर थोड़े पास है, जिसमें पंकज कपूर और मोना सिंह है, जहां एक नावल ऑफिसर रिटायर होने के बाद अपने घर वालों को ये चैलेंज देते हैं कि 6 महीने तक अगर वो डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो उन्हें एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कॉमेडी होगी जो देखने लायक होगी। 2 री रिलीजेस हैं जो थिएटर के बाद ओटीटी पर आ रही है। एक मिराय है जो कि फैंटेसी एक्शन एडवेंचर ड्रामा है, दूसरी बैड गर्ल है जो तमिल मूवी है ये। इसके अलावा फंटास्टिक 4 है जो कि मार्वल की है और जो सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए हो सकती है, क्योंकि उसे बहुत शौक है मार्वल की सीरीज वगैरह देखने का। फ्रैंकेस्टाइन है जो कि स्काईफाई फिल्म है। डेथ बाय लाइटनिंग है जिसमें 1881 में जो यूएस प्रेसिडेंट के असैसिनेशन हुआ था उस पर डिपेंडेंट है। स्क्विड गेम का चैलेंज 2 है। बैड गाइज है, मैक्स टर्नहॉल, इस तरह के कई फॉरेन की सीरीज और मूवीज हैं। लेकिन मेरी जो पसंद रहेगी वो, जैसा मैंने कहा कि महारानी 4 सबसे ऊपर पड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि वहां पे ध्यान देना चाहिए और वो वाकई में बहुत अच्छी हो सकती है। महारानी अच्छी मैं सोच रही हक भी देखूं, मुझे ना ऐसी मूवीज बहुत अच्छी लगती है और इनफैक्ट यामी गौतम ने ऐसे बहुत सारी मूवीज की है। थर्सडे याद होगा राजेश अग्रवाल जी, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ए थर्सडे वो भी काफी अच्छी थी यामी गौतम की। वीरेंद्र जी, आप कौन सा देखोगे इस वीकेंड? मैं कोशिश करूंगा कि बिहार को इससे पहले कि अपना महाराज मिले नया, महारानी देख लूं, है ना? नाइस। मिलेगा तो महाराज ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ख्याल से शायद है ना, महारानी निपटा लूं। ठीक है, महारानी देखेंगे आप नेक्स्ट वीक, है ना? दिल को अगले हफ्ते के लिए कुछ सुकून अच्छी उम्मीद दिया है इस फ्राइडे की क्लोजिंग में, और वीकेंड शायद आपके गले को सुकून दे सर। गला आपका खराब नजर आ रहा था, सुनाई दे रहा था इनफैक्ट, तो आराम कीजिए। ठंड बढ़ गई कैसे दिल्ली में? बहुत खराब, दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली मैं बताऊं श्रेया, परसों में नीचे गया शाम के वक्त लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, टी शर्ट में था मैं, लेकिन मैं दोबारा ऊपर आया, घर से मैंने अपना एक हल्का सा जैकेट पिक किया, तो आप वो जो हल्की सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो फीलिंग होती है ना, ठंड जब बढ़ती है दिल्ली एनसीआर में, वो फीलिंग वो महसूस कर पा रहे थे आप? हाँ, ठीक है, तो वीकेंड बिल्कुल आराम कीजिए सर और गले को आराम दीजिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी सोमवार को आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।